वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका उदाहरण सहित आपको विवरण दे। तो आपको शुरुआत में ही ऐसे नहीं लिख देना कि लघु सिंचाई मतलब सब कुछ है, ऐसे ही आपको ना सीधा पहले लघु सिंचाई के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये सूक्ष्म सिंचाई होती क्या है। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हो कि सूक्ष्म सिंचाई की या लघु सिंचाई की जो प्रणाली है ये बागवानी फसलें उर्वरकों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम और आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम से कम पानी इस्तेमाल होता है और अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। इस प्रणाली में क्या किया जाता है, पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को बहुत कम समय के लिए रोका जा सकता है। साथ ही जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में भी सहायक है। देखने में ये मिला है कि भाई जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है उसको अपना करके 30 से 40% जो पानी है उसकी बचत की जा चुकी है। और इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता उत्पादकता सब में सुधार होता है। सरकार भी जो है वो क्या कहती है कि भाई हर एक प्रति बूंद जो है अधिक फसल मिशन को फव्वारा और टपक सिंचाई को बढ़ावा दें। तो हमारे देश में जितनी भी खेती होती है उसमें ज्यादातर जो है पानी कच्ची नालियों द्वारा लाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि 30 से 40% जो पानी है उसका रिसाव हो जाता है, वो बेकार चला जाता है। तो इस स्थिति के लिए सूक्ष्म सिंचाई की जो पद्धति है या फिर लघु सिंचाई की जो पद्धति है उस वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें दो पद्धतियां होती है, मैं समझा देती हूँ। एक होती है फव्वारा विधि और दूसरी होती है टपक विधि। इसे कहते हैं हम स्प्रिंकलर और उसे ड्रॉप कहते हैं। देखो फव्वारा विधि में क्या होता है, इस विधि में पानी जो है ना उसका हवा में छिड़काव किया जाता है, जो कि ऐसा लगता है कि कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन हो रही है। और पानी का छिड़काव प्रेशर वाले छोटे नोजल्स की सहायता से होता है। इसमें क्या होता है, पानी जो है ना वो महीन बूंदों में बदलकर वर्षा के फुहार के समान पौधों के ऊपर गिरता है। स्प्रिंकलिंग इसे ही कहते हैं। और जो वो स्प्रिंकलर होता है फव्वारा, उसमें जो नोजल लगी होती है उसमें पानी के फुहार के रूप में बाहर फेंका जाता है पानी, और इससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अच्छा रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सूखाग्रस्त एरिया है जहाँ पे बलुई टाइप की मृदा है, ऊंची नीची जमीन है और जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे बहुत सही रहता है। इसमें घास के मैदान पार्क वहां पे भी इसी से जो है आज के समय में सिंचाई की जाती है। इसे खेत में आप इधर उधर भी लेके जा सकते हैं। इससे क्या होता है, फसल का जो उत्पादन है ना वो काफी बढ़ जाता है और पानी का 80 से 90% का जो हिस्सा होता है ना वो पौधे ग्रहण कर पाते हैं, जबकि जो हम पुराना सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ 30-40% ही पौधों को मिल पाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं लघु सिंचाई क्या है। थोड़ा सा लघु सिंचाई के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई का परियोजनाएं जो है वो सरकार ने क्या क्या उसके बारे में और कौन चीजें करी। तो देखो भाई, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ कैसा लिखना है। आंकड़ों से ये पता चला है कि भाई उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई के जो स्रोत है उसका हिस्सा राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 75% से अधिक है। इसमें से भी 75% से अधिक जो है वो निजी जो नलकूप होते हैं वहां से आता है। तो हमारा जो पूरा राज्य है उसमें जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, तो ऐसे इस क्षेत्रों में सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जाएगी। राज्य के पठारी क्षेत्र है वहां पे ब्लास्ट कूप, हेवी रिंग बोरिंग, डीप ट्यूबवेल ये सब का निर्माण किया गया। जैसे लघु बांध का निर्माण बुंदेलखंड के 7 जिलों में किया गया है। इलाहाबाद के उन क्षेत्रों में किया गया जहाँ पे सिंचाई श्रम साध्य और महंगा कार्य है। ठीक है भाई, तो आप ये बताएंगे, साथ साथ फिर आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। मध्यम गहरे नलकूप योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना, गहरे नलकूप योजना, वर्षा जल संचयन योजना, ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सब योजनाओं को आपको बताना है कि भाई ये उदाहरण हो जाएगा।
अब आप इसके लाभ भी बता सकते हो कि भाई जो सूक्ष्म सिंचाई होती है उससे पानी का उपयोग कम होता है, मैंने बता ही दिया। जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, ऊर्जा दक्षता होती है, एक समान फसल की पैदावार हो जाती है ना। आर्थिक लाभ भी अच्छा खासा है कि एक समान ही फसल उगती है यहाँ पर, और साथ ही साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, जो भी वहां पर उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है फलों और सब्जियों के लिए। तो इस प्रकार से आप ये वाला आप आंसर लिख लीजिएगा भाई कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, लागत में काफी बचत होती है। तो ये पूरी जो एक सिंचाई परियोजना है इसके ऊपर पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप सबसे पहले इसकी एक परिभाषा लिखें। जैसे ही आपकी परिभाषा कंप्लीट होगी उसके बाद आप जो है बाकी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते चले। पहले परिभाषा जरूरी है, फिर आप यहाँ पे बताओ कि भाई क्या उसके लाभ होते हैं और सरकार ने उसको और बेहतर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना पूरा आंसर ऐसे कंप्लीट कर लेना, लिख लेना यहाँ पर पूरा, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं तो इससे भी पूछा जा सकता है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है, मतलब कि जो गिद्ध होते हैं वल्चर्स, उनको बचाने के लिए जो परियोजना पूरी चल रही है उसके ऊपर आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि भाई कि अभी संरक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी उनकी जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 1980 के दशक में पहले विश्व में गिद्धों की संख्या काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब वो जीवित रहने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत में 8 और अफ्रीका में 7 प्रजातियां विलुप्त होने की खतरे के ऊपर पहुंची हुई है। तो संरक्षण के लिए अब कदम उठाना काफी जरूरी हो जाएगा। तो वल्चर्स कहते हैं उनको। अब गिद्ध का संरक्षण करने के लिए जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो पहले मैं आपको बता दूं गिद्ध के बारे में, ये मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों के 22 प्रजातियों में से एक होता है, जो कि सबसे ज्यादा आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, और ये की पूरी 9 या 8 प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है। असल में सबसे बड़ा इनका खतरा आप बता सकते हैं कि संरक्षण करना है तो इनको खतरा कैसे हुआ, इनकी प्रजातियां विलुप्त कैसे हुई। सबसे पहली चीज तो बिजली की जो लाइनें होती है उस पर बैठते हैं तो वहां से करंट लग करके वहां का संकट होता है। दूसरी चीज भोजन की कमी होना, और साथ ही साथ काफी अगर भोजन है भी तो वो दूषित होता है। ऊपर से फिर मानव जनित जितनी भी गतिविधियां होती है, प्राकृतिक आवास का नुकसान होना वो, और सबसे बड़ा कारण होता है जो इनके विलुप्त होने का कारण है वो है डाइक्लोफेनेक। ये ऐसी जो विषाक्त है जो पशुओं के लिए दवा के रूप उसमें यूज की जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं उन्होंने गिद्ध के संरक्षण के लिए गिद्ध परियोजना 2020 से 25 तक की शुरू करी है, जिसमें भारत में गिद्ध की जो मौतें होती हैं उनके कारण को अध्ययन करने के लिए 2001 में हरियाणा की सरकार ने भी यहाँ पर स्टार्ट किया था। ये आप देख सकते हैं इधर, हरियाणा में पिंजौर संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया गया था। ये 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में विकसित किया गया था। ठीक है भाई, तो ऐसे ही यहाँ पर ही कोशिश की जा रही है। ऐसे ही जो बिहार है वहां पर भी इसके लिए पूरा किया जा रहा है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। क्योंकि गिद्ध की जो जो तेजी से विलुप्त हो रहे हैं उनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु, या पढ़ सकते हैं जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो ये केंद्र है एशिया का पहला होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो पूरा बनाया जाएगा वो संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत बनाया जाएगा। और ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये गोरखपुर वन्य क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, और करीब इसको 15 करोड़ की लागत में बनाया गया है। इसमें क्या है ना कि केंद्र में गिद्ध के लिए विभिन्न पिंजरे बनाए गए हैं,
और वहां पर एक उनके लिए एक अस्पताल की भी स्थापना की गई है जिसमें बीमार गिद्धों का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। और वहां पर जो है एक अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगा जहां पर सभी वो सब जो गिद्ध है अपने वहां रह करके रहन सहन भी सीख सके। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा महाराजगंज जिले में ये सब किया गया, और ये तो बिल्कुल ही हाल फिलहाल की न्यूज है, आ सकता है। ठीक है, ये तो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल का है। आप ये भी बता सकते हैं कि एशियाई किंग गिद्ध जो है ये अंतरराष्ट्रीय संघ जो है हमारा IUCN उनकी रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है भाई, डाइक्लोफेनाक के चलते ये एक काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में रहा है। गिद्ध का संरक्षण बिहार में भी किया जा रहा है और अब यूपी में भी। तो आपसे तो वैसे यूपी का ही पूछा गया है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि इनकी आबादी में गिरावट है। तो भाई मैं तो ऐसे ही आपको सजेशन दूंगी कि आप इसका जो आंसर लिखना चाहते हैं वो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट करें कि भाई जो गिद्ध की जो एक आबादी है उसमें काफी गिरावट आई है, इसलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर राज्य सरकारों को यहाँ पर योजनाएं बनाने के लिए बोला है। और इसी तरीके से गिद्ध जो है यहाँ पर भारत के अंदर उनको बचाने के लिए हरियाणा की सरकार, बिहार की सरकार ने किया, सेम उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए महाराजगंज जिले में जिला में एक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना करी है। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप बताएंगे कि महाराजगंज का जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिल करके एक संयुक्त परियोजना के रूप में चलाया गया है। और इस परियोजना का पहला चरण जो होगा वो बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होगा, जबकि जो दूसरा चरण होगा वो गिद्धों के संरक्षण पर होगा। तीसरे चरण में सरकार गिद्ध के प्रजनन पे भी काम करेगी। ऐसे सराहनीय कदम से देश में बचे हुए जितने भी गिद्ध होंगे उनकी आबादी को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। ठीक है, और सर यहाँ पर जो है इस पे कई बार ये बोला गया कि भाई गिद्धों के लिए जहरीले नेमोसिलाइड हो गया, एक्सिलोफेनेक हो गया, क्रोटोप्रोफोन हो गया, इन सब पे प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए ताकि इनका इस्तेमाल ना हो और ऐसे गिद्ध की जो है उनकी सुरक्षा भी की जा सके। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सरकार की तरफ से पहल 2006 में हुई थी। MOEFCC ने यहाँ पर अपनी घोषणा की थी। उनको सही भोजन देना, सुरक्षित वातावरण देना, उनके लिए अलग से रेस्टोरेंट स्थापित करना, ये सारी कोशिशें सरकार द्वारा की गई। प्रजनन का प्रयास करना, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के कार्यक्रम बनाना, 8 स्थानों पर इसको स्थापित किया गया है अलग अलग जगह पर भारत में पूरे। गिद्ध के भोजन के रूप में यहाँ पर डाइक्लोफेनाक मुक्त गाय का गाय के शव गिद्ध के भोजन के, क्योंकि एक स्कावेंजर्स के रूप में, क्योंकि ये जानवरों को खाते हैं तो एक स्कावेंजर्स के रूप में काफी अच्छे से काम करते हैं। तो हमें इससे क्या होता है ना कि जो जो भी उनको भोजन दिया जाए ना वो गाय के शव से मुक्त होना, मतलब डाइक्लोफेनाक मुक्त होना चाहिए, उससे वही फायदा होगा, वरना उनकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो वैसे मैं बता दूं कि गिद्धों का महत्व क्यों है, क्यों सरकार इतना कोशिश करती है। सबसे पहले तो स्कैवेंजर्स जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये गिद्ध जो है वो मृत जानवरों की लाशों को खाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी वो जो सड़ी गली लाशें होती है ना वो हमारे एनवायरमेंट, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब हो जाती है। तो ये खा लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक आवश्यक सेवा बन जाती है, क्योंकि उसके बिना इन शवों की से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे शवों से काफी जो है बीमारी फैल सकती है। फिर खाद्य श्रृंखला जो हमारी फूड चेन होती है उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि मृतकों के अपघटन में योगदान देते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति है, अन्य प्रजातियों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं जो मृत जीवियों का अपघटन करते हैं, और ये अपघटक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इनका आप चाहे देखो एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए आगे चल के कि गिद्ध के हमारे पर्यावरण के लिए क्या महत्व है और सरकार ने इनके संरक्षण के लिए क्या क्या परियोजनाएं की है, तो आप ऐसे बता सकते हो। आपको महत्व भी बताना होगा, तो मैंने महत्व भी आपको इसलिए अलग से बता दिया कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो आपसे महत्व भी पूछ लेता है तो आपसे ये चीज इजी हो जाए। ठीक है भाई, तो अभी हम लोगों ने पहले पूरा सिंचाई वाला कंप्लीट करा, अभी हम लोगों ने गिद्ध परियोजना कंप्लीट करी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, वो है उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसका आलोचनात्मक व्याख्या करनी है 200 शब्दों। शिक्षित बेरोजगारी कह रहा है, देखो
आप इस आंसर की शुरुआत सीधा उत्तर प्रदेश से ना करके आप भारत सरकार के बारे में बताएं। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो है एक तो गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त रोजगार मिलना। एक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनके हिसाब से 11 मिलियन नौकरियां चली गई हैं और हमारा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और ये बेरोजगारी की समस्या उत्तर प्रदेश में भी लगातार बनी हुई है। अब ऐसे आंसर स्टार्ट करो, कोई भी आंसर लिखना है उसमें सीधा शुरुआत में मत लिख दो ऐसे ऐसे है। उस आंसर में थोड़ा सा एक उसको प्रारूप देने की कोशिश करो। उसमें लिखो कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, उसमें से एक समस्या ये भी, ठीक है। और सिर्फ ये मत देखो कि सिर्फ बेरोजगारी, भाई गरीबी उन्मूलन भी तो है ना, सबको खाद्य सुरक्षा भी तो देनी है, वो भी तो एक पॉइंट है। तो आप सारे पॉइंट्स पे ध्यान देते चलो। फिर आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो ये राज्य है वह अपने निवासियों के प्रति बहुत अधिक जिम्मेदारी वहन करता है, परंतु कड़वा सच ये है कि विकास से जुड़े जितने भी यहाँ पर संकेतक है वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। और साथ ही साथ हालांकि राज्य में श्रमिकों ने कृषि से दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है, परंतु अधिकांश अफसरों की प्रवृत्ति आकस्मिक है, आय भी कम होती है। और क्या होता है कि अब क्या करना है, सरकार को यहाँ पर पर्याप्त गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर को पैदा करने की जरूरत है। रोजगार सृजन के अभाव में ही पलायन ज्यादा होता है, यूपी से लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो यह समस्या समय के साथ साथ और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षित बेरोजगारी वह होती है जब डिग्री होने के बावजूद, उद्योग मानकों के बावजूद भी आप काम करना भी चाहते हो लेकिन आप नौकरी पाने में असमर्थ। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और इसका सीधा संबंध शिक्षा के स्तर से ही होता है। यह देखा गया कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ एक युवा व्यक्ति को रोजगार मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है। लेकिन कई जगह पर ऐसी चीजें नहीं भी। अगर हम यूपी की ही बात करें तो यूपी में ग्रामीण बेरोजगारी 2011-12 में इतनी थी, बढ़कर के और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ाई में देखो कितना ज्यादा बढ़ चुकी है। और शहरों में बेरोजगारी 4.1 से बढ़कर के 9.5 तक हो गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक देखने को मिलती है। निरक्षर लोगों के लिए और एक शिक्षित के लिए अलग है। सरकार के द्वारा इस पूरी समस्या को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और सरकार ने अभी इसके लिए क्या पहल करी है? सबसे पहली पहल जो सरकार की है वो है राज्य में कौशल और शैक्षिक स्तरों की आपूर्ति करना। राज्य में ऐसे कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं, ऐसे केंद्र जहां पर जाना आना संभव होता है और उससे रोजगार की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सरकार ने ऐसे केंद्रों को बनाया है। और राज्य सरकार के लिए भी काफी आवश्यक है कि ऐसे जितने भी उपाय हो सकते हैं उनको लागू करें ताकि अर्थव्यवस्था भी बढ़े और लोगों का सरकार पर विश्वास भी ज्यादा बढ़े। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये सारी चीजें जो है चिंता का विषय है। युवाओं को भी इसमें चिंता में डाल दिया गया क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद भी उनको अपनी मनपसंद नौकरी मिल नहीं पा रही। ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे ये सारी चीजें कि शिक्षित, पहले तो आप बता दीजिए कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। फिर आप शिक्षित बेरोजगारी समझाने के बाद ये बताइए कि सर्वे क्या कहता है कि कितनी कितनी यहाँ पे बेरोजगारी का डेटा है। अब आपको जो सामने लिखा हुआ है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कभी भी इस प्रकार का सवाल आता है बेरोजगारी के ऊपर तो आप ये डेटा यूपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ना मेंस के पेपर के अंदर सबसे जरूरी हो जाता है डेटा। आपको उस डेटा का स्रोत क्या है वो भी बताना पड़ेगा। अगर तो आपको स्रोत पता है अच्छी बात है, वरना आप ऐसे लिख सकते हो एक कथित स्रोत के या एक लिखित स्रोत के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐसा है। ठीक है। अगर आपको पता जैसे ये वाला है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पता है तो लिख दो, नहीं पता तो छोड़ दो, क्योंकि गलत मत लिखो कि इतना बेरोजगारी दर बढ़ गया। हाँ, अगर आप ये 4.1 3.4, कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा डेटा लर्न तो करके जाते हैं पर कई बार भूल जाते हैं कि 4 था, 4.5 था, 4.3, तो आगे पीछे चलता है। इतना ज्यादा इस पे नहीं ध्यान देना कि 4.1 ही लिखना है या आगे पीछे करके नहीं है, याद नहीं है तो मैं लिख के ही ना हूं, ऐसे मत करना। लिख के जरूर आना सारा डेटा। लेकिन चलता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा की जानकारी अगर दिमाग से निकल गई, उतना चलता है। वो एग्जामिनर को भी कौन सा पूरा पूरा एग्जैक्ट डेटा लर्न होता है, वो आगे पीछे थोड़ा बहुत तो देखो हर कोई कर ही देता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है भाई, हो जाएगा सबसे ये चीज। तो ये जो बेरोजगारी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे को भी आप लोग अच्छे से लिख करके जाना, पूरा कंप्लीट करना, इसमें एक एक चीज को। डेटा मैंने आपको सारा दे दिया, लिखने का तरीका बता दिया। शिक्षित बेरोजगारी, पहले आप शिक्षित बेरोजगारी की डेफिनेशन दोगे, फिर बताओगे यूपी में क्या चल रहा है, और फिर लास्ट में बताओगे कि सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या पहल की है। आप इसमें मनरेगा को भी बता सकते हो, आपकी इच्छा है, मनरेगा का भी इसमें आप बता सकते हो कि क्या योगदान रहा है। और फिर लास्ट तक आते आते आप लोग ये बता सकते हो भाई कि सरकार को, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि सरकार को यहाँ पर निवेश करने की बेहद जरूरी है, और ऐसे ऐसे उद्यम नए बनाने की जरूरत है। जितने भी एमएसएमई होते हैं उनको ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, और जितने भी ऐसे जहां पर उनका मार्गदर्शन करना, कौशल विकास के ऊपर ध्यान देना, केंद्रों को खोलना, स्थापित करना, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। आप ये सब इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इससे क्या होता है, आंसर एक अच्छा लगने लगता है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख भौतिक क्षेत्र हैं, वहां पर भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषता बताइए और प्रमुख भौतिक क्षेत्रों को विभाजित कीजिए। तो देखो भाई, अब हमसे क्षेत्र की बात कर रहा है, अब इसमें आप आबादी के बारे में नहीं लिखोगे क्योंकि क्षेत्र की बात कर रहा है। तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है, और 3/4 भाग जो है वो गंगा के मैदानों से ही पूरा ढका हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्रों को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है, उत्तर में शिवालिक और तराई क्षेत्र है, फिर गंगा के मैदान है, और फिर विंध्य और दक्षिणी पठार है। तो आप एक एक करके बता दो। शिवालिक के पर्वत हिमालय के दक्षिण में स्थित है, आप इनको बता सकते हो कि शिवालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप बता सकते हो कि निचला हिस्सा होता है हिमालय का। और दूसरी ओर भाबर शिवालिक की तलहटी में बसा एक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की पूरी लंबाई के साथ साथ चलने वाली पट्टी को भाबर और तेरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये सहारनपुर जिले से लेकर के पूर्व में देवरिया जिले तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में समृद्ध वन और असंख्य धाराएं हैं। तो इस पूरे में आप इस पूरे मतलब लिख सकते हो ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बनी चीजें। आप चाहें, अगर अपने आंसर को आप और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक मैप को भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, यूपी का एक मैप ऐसे ऐसे करके बना दो पूरा, और उसमें बता दो कि ऊपर वाले हिस्से में शिवालिक है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा लिख दो शिवालिक, मतलब 2 कलर पेन लेके जाओगे ना, तो आप उसमें लिख दो ऐसे। फिर आप दूसरा हिस्सा बनाओ और उस पे भी लिख दो कि मध्य में यहाँ पर गंगा के मैदान है। मैं इंग्लिश में लिख, मतलब आप हिंदी में लिख लेना ऐसे। और फिर तीसरा आप लिखो यहाँ पर विंध्य और पठार है। ऐसे करके आप पूरा यूपी के बारे में लिखो। ठीक है, और ये पूरा नहीं कि पूरा एक ही मैप में तैयार करके कर दो, नहीं नहीं, मैप बहुत छोटा सा बनाना साइड में, ये ना लगे कि ज्यादा जगह घेरी हुई है स्टूडेंट ने। तो आप छोटा सा मैप साइड में बना सकते हो कि ऐसा ऐसा है। फिर आपको बताना है, आप पूछा है आपसे सवाल में कि भाई भाबर और तेरई का बताना है, और 125 में ही बताना है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी है, दोनों चीजें बहुत शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है क्योंकि 125 शब्द करने हैं ना। तो देखो भाई, भाबर और तेरई वैसे मैं बता दूं क्या क्या होते हैं। भाबर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। तेरई क्षेत्र के उत्तर में स्थित है ये पूरा। साथ ही साथ ये पश्चिम की ओर से चौड़ा होता जाता है, और पूर्व की ओर बढ़ने पर ये संकरा होता जाता है। ये नदी द्वारा जितने भी कंकड़ आते हैं उनकी मदद से ये बन करके तैयार होता है। और साथ ही साथ ये जल धाराएं भूमिगत यहाँ पे बहती रहती है। सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन सब इलाकों में गिने जाते हैं। फिर आता है तराई। देखो, मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में भाबर और तराई का मतलब समझा देती हूँ। ठीक है, आप जरा सबका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे हो और मेरी आवाज पे समझना एक बार जरा। मान के चलो कि आपके पास में हाथ में एक ट्रे है ऐसे, ये एक आपके पास ट्रे। इस ट्रे को आपने आधा विभाजित करो। इस आधे क्षेत्र में आप बहुत सारे पत्थर रख दो, बालू पत्थर वगैरह मिक्स करके रख दो। ठीक है, अब आपने क्या किया, पत्थर रखने के बाद आपने यहाँ से पानी डालना शुरू किया। आपने जब पानी डालना शुरू किया
तो आप क्या देखोगे कि इस वाले पूरे क्षेत्र में पानी की धाराएं कम दिखेगी। वही जब पानी बह करके इस इलाके में आएगा तो आपको पानी की धाराएं वापस दिखने लगेगी। इसका क्या मतलब है कि जहां पे पत्थर होते हैं ना, वहां पे पानी की धाराएं तो वहां पर भी बह रही है पर दिखती नहीं है। ये इलाका है भाबर का, जहां पर धाराएं भूमिगत बहती हैं। ये देख रहे हो लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही इतने ज्यादा होते हैं, बालू पत्थर, जिसकी वजह से हमें देखना संभव नहीं हो पाता। जबकि तराई रीजन में क्या होता है, ये एक ऐसा मैदान होता है जो समतल होता है, दलदली होता है, महीन गाद से बना हुआ होता है। यहाँ देखो, भाबर क्षेत्र में भूमिगत बहने वाली धाराएं यहाँ फिर से निकलती है। अभी मैंने बताई थी ना ये बात आपको, भाबर क्षेत्र में यहाँ पे फिर से देखने को मिलती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों का घर है ये, जिनमें साल, सेमल, हल्दू, तेंदू, सावन प्रकार की घास, ये सब कुछ हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जूट, गन्ना, गेहूं, धान, सारी फसलें उगाई जाती है। तो यही इसका अर्थ है कि भाई यहाँ पर आपको सारी धाराएं देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि धाराएं भाबर में नहीं है, भाबर में भी धाराएं हैं, पर वो दिख जाती हैं तराई में। देखो तराई का नाम ही है ये तैरना, तैरोगे कब, जब पानी होगा, तो इसे याद कर लो। यहाँ पर आपको सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहरेच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ऐसे कुछ जिले आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गोरखपुर के पास स्थित शिवालिक पहाड़ का डंडावा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना था भाबर तेरई के बारे में, तो कई बार स्टूडेंट्स को भाबर, खादर, भांगर, तेरई में कंफ्यूजन हो जाती है। इस प्रकार से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और लंबे समय के लिए आप याद रखो। क्लियर हुआ सबको? तो इस प्रकार से आप इस पूरे के पूरे को कंप्लीट करना, इसको पूरे को लर्न करना, भाबर और तेरई में का मतलब क्या है और इसमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है भाई, क्योंकि डिफरेंस बहुत जरूरी है लर्न करना। इनके ऊपर डिफरेंस कई बार मतलब पूछा जाता है, ऐसे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो मेरी आप सबसे एक यही गुजारिश है कि जो मैंने यहाँ पे समझाया है, इस पूरे को आप अच्छे से लिख लेना और इसको लर्न करना। हो जाएगा भाई सबसे? ठीक है भाई, ये सारे जो है सीधे सीधे हमसे सवाल किए जा सकते हैं। सीधा सवाल इसमें जो बनेगा आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद ये है कि भाई सभी लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट करके लिख लो। इस आंसर को जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना फायदा मिलेगा आप लोगों को। इसकी प्रैक्टिस करनी आपको आंसर की काफी जरूरी है, क्योंकि ये वाला ऐसा होता है ना कि हमें नॉलेज तो बहुत है इस पूरे की, पर लिखना भी जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपके नाम लिखे हैं ना, ये जगह के, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, ये नाम लिखने बहुत जरूरी है। ये सारे नाम, रामपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, ये सब नाम बहुत जरूरी है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं कहूंगी कि जब भी आप कोई आंसर करते हो, जितने ज्यादा जिलों के नाम आप लिखोगे ना, आंसर आपका और अच्छा लगने लगता है। आंसर आपका उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई आपने नाम आपको पता है, मतलब आपको ना जो एक नॉलेज होती है वो प्रॉपर है, इसका मतलब। ठीक है, और शब्दों का इस्तेमाल करना है ऐसे, समतल, दलदली, महीन है, कहाँ से लेकर के कहाँ को जाता है। और हाँ, एक बात और, आप सभी लोगों ने ऐसे लिखना है कि पूर्वी में कितनी चौड़ी है और पश्चिम में और होने पर संकरी हो जाती है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी पश्चिम की ओर चौड़ा होता है, पूर्व की ओर बढ़ने पर संकरा हो जाता है। उल्टा है, भाबर और तेरई में आपस में उल्टा चलता है। ये पूरा जो है ना आपको लिखना है ऐसे, कि कहाँ पे क्या है, कितना चौड़ा होता है, कितना संकर हो जाता है। दोनों चीजें आपको पूरी तरीके से लिखने की जरूरत है। सभी लोग मेरी बात को समझे कि आपने आंसर कैसे लिखना है। ठीक है भाई, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जाके आंसर भी लिख सकते हो। भाई पूरा सुना है, आंसर लिखो, एक बढ़िया सा आंसर प्रिपेयर कर लो इस पर। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर। ये क्वेश्चन 2022 में अभी ही पूछा गया था। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है सभी लोगों को। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है और इस योजना में जो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर होते हैं, उनको जो चयन किया गया है, उनकी विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप स्मार्ट सिटी मिशन को बताओगे कि ये मिशन क्या है। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ये
2015 को लागू किया गया केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, विकास को सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया मिशन। ये क्या होगा, इससे क्या बेटर होगा, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। और ये क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है, 5 साल का कार्यक्रम है जो स्मार्ट परिणामों के ऊपर स्मार्ट सोल्यूशन लाएगा। देखो भाई, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि स्मार्ट का मतलब होता है कि भाई सब जगह पे वाईफाई लगा दो, सबको इंटरनेट दे दो, हो गया स्मार्ट। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। देखो, स्मार्ट का मतलब होता है, जैसे आप सभी लोग अभी स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे देखोगे सारी वीडियोस, तो वो स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से सवाल आते हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट। मतलब जो आपके उपयोग की चीजें हैं वो करना, और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आपके परिणाम अच्छे हो। मतलब आप कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट जो होता है ना, परिणाम, वो प्राप्त कर सकते, उसे हम कहते हैं स्मार्ट। तो स्मार्ट सिटी मिशन भी यही है कि एक इलाके में जो बुनियादी सेवाएं होती है ना, वो बुनियादी सेवा हर व्यक्ति को प्रदान की जाए, हर एक शहर को प्रदान की जाए। उसी से हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी होना। तो स्थानीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस पूरे को शुरू किया गया। देश में अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी ये चीज अपने में स्टार्ट करी, और सबसे ज्यादा फोकस पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे किया गया था। तो राज्य की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि भाई आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको चुना गया और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। क्या 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 बेटर किया जाएगा, वहां का घनत्व, प्राथमिक शिक्षा में जितने भी ड्रॉप आउट के जो भी यहाँ पर माध्यम है उनको देखना, वहां उनको शीर्ष स्थान पे रखना, कृषि का मुख्य व्यवसाय है जो, उस पर ध्यान देना, शहरीकरण की गति को धीमा करना। ठीक है, अच्छी स्थिति में देखने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हर एक चीज को अच्छी स्थिति में यहाँ पर कोशिश किया जाए। तो सिटी अगर मैं बात करूं कि भाई यूपी में कौन कौन सी सिटीज हैं, तो देखो भाई, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, इन सब के लिए यहाँ पर ITMS स्टार्ट किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, 10,000 करोड़ स्मार्ट सिटीज के लिए। ठीक है, ताकि यूपी में जो सिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, जीवन शैली सुगम बनाना, जनता को आधारभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पे चल रहा है आज के समय में। और पहले राउंड में लखनऊ टॉप आया था, दूसरे राउंड में कानपुर, आगरा, वाराणसी का नाम आया, और तीसरे राउंड में प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, और चौथे राउंड में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद का चयन हुआ था। इन शहरों के अलावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 7 शहरों को अपनी तरफ से स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल किया था। ठीक है भाई, उनको पुरस्कृत करना, वो सारे काम किए जाते हैं, पर इसमें बस आपको बेसिकली याद रखना है कि स्मार्ट सिटी को पूरा करने के लिए अभी जून 2023 की सीमा को तय किया। देखो होता क्या है, और बहुत सारी परियोजनाएं इसके ऊपर चल रही है, काफी अच्छे खासे लागत से जो है इस पूरे की मंजूरी देने की तैयारी चल रही है। तो अभी तो जून चल ही रहा है, तो देखते हैं भाई कि अभी ये जून 2023 तक इसकी पूरा क्या संभव जो है इसके देखने को मिल सकते हैं, या क्या इसमें अच्छा हो सकता है, तो वो तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। बाकी आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि कभी भी स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से मोबिलिटी, सारी ICT जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी होती है उसके लिए, स्मार्ट लिविंग, हेल्दी क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर अपना डेटा इकट्ठा रखती है, यहाँ पर पारदर्शिता रखती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है, एनवायरनमेंट पे हर जगह पे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है, हमारे पास स्वच्छ जो है वो शहरीकरण है, इकोनॉमी स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी है, समावेशी पूरा जो है वातावरण है।
ठीक है भाई, ये सब आप बातें लिख सकते हो कि स्मार्ट सिटी के ये चीजें होती है। क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ ले कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, सिर्फ यूपी के ही उसमें नहीं, अगर नॉर्मली भी आपसे वैसे भी पूछ लेता है किसी भी प्रश्न में, तब आप ये स्मार्ट सिटी की पहले तो देखो डेफिनेशन दोगे कि स्मार्ट सिटी होती क्या है, पहले तो परिभाषित करना बेहद जरूरी है। तो स्मार्ट सिटी की परिभाषा आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी। तो मिशन के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, और योजना क्या कहती है वो सब आप बता दो। मैं आपको बता देती हूँ भाई कि आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, सुनना सब लोग, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल की गई। समझ रहे हो? इसको भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत एक ऐसी संकल्पना करना, शहर दर शहर, देश भर देश विभिन्न विभिन्न हो सकती है। और इसका उद्देश्य, अगर मान लो कभी उद्देश्य पूछ लेता है, तो इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जिनमें मूलभूत अवसंरचना है और अपने नागरिकों को शानदार गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ और स्थिर वातावरण दे सकना। समावेशी विकास पर फोकस किया जाता है, छोटे क्षेत्रों का विकास किया जाता है, मॉडल बनाए जाते हैं, और बाकी आकांक्षी शहरों के लिए वो एक दीप स्तंभ का काम करते हैं। इसमें क्या क्या तत्व आते हैं? पर्याप्त जल आपूर्ति देना, कि हर एक घर में जल आपूर्ति 24/7 होना चाहिए, प्लस सुशासन होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुशल शहरी, गतिशीलता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है। अपशिष्ट प्रबंधन जो है उस पे तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे अभी सरकार ने गोवर्धन स्कीम इसके लिए पूरी लॉन्च करी है, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे काम करती है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यक्रम होना, हर एक इलाके में होना, बिजली आपूर्ति पूरी होना, ये इसका उद्देश्य है। सेवाओं की जितनी भी कीमतें हैं उसमें कमी लाना, और नगर निगम के कार्यालयों में जाए बिना हर एक व्यक्ति को सेवा प्रदान हो जाए, और जवाबदेही और पारदर्शिता लाएं, जिससे ऑनलाइन सेवाओं पर आश्रित ज्यादा हो सके। मोबाइल उपयोग से किफायती बना करके सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। समझ गए सभी इस चीज को? तो इस प्रकार से आप ये आंसर जो है पूरी तरीके से लिखेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन की। मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया स्मार्ट सिटी, अब आपके पास इतना कंटेंट हो गया है कि आप अब बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर आपने अच्छे से वीडियो को सुना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन परिपथ के मुख्य पर्यटन स्थलों की स्थिति का वर्णन करना है। देखो भाई, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विभाजित होता है, बिल्कुल। क्या है, ये 5 प्रमुख शहर बिठूर, चित्रकूट, झांसी, महोबा, कालिंजर में है। बिठूर कानपुर के बाहरी क्षेत्र में आने वाला एक छोटा सा शहर है। इस क्षेत्र में मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी के तट स्थित हैं। बिठूर में ब्रह्मवत घाट, वाल्मीकि आश्रम, ध्रुव का टीला, नाना साहेब के महल, ये सब चीजें हैं। तो वही आपको बस बुंदेलखंड का पर्यटन समझाना है, ठीक है? मैं बताती जा रही हूँ, समझते जाइए। झांसी, महोबा, चित्रकूट में बहुत से ऐतिहासिक स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्रों को काफी आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। झांसी का किला है, बांदा का कालिंजर किला है, मध्य युगीन काल का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला है, ये सब भी वहां पर काफी सारे बने हुए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हो कि महोबा में चरखारी का किला, सूर्य मंदिर, ललितपुर में देवगढ़ का किला, गुप्त काल के भी कुछ मंदिर यहाँ पर आकर्षित मतलब करते हैं। तो आपसे बुंदेलखंड का जो है ना टूरिज्म पूछा गया, एक पूरा सर्किट एक्चुअली में बुंदेलखंड का टूरिज्म का ना एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है? तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, राजापुर, चित्रकूट, कालपी, झांसी, ठीक है? तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दे देती हूँ यहाँ पर क्या क्या बुंदेलखंड के मेजर मेजर इंपॉर्टेंट जगह है। एक तो भाई आपका बाकी सब पड़ जाएगा,
मध्य प्रदेश में खजुराहो हो गया, दतिया हो गया, गुना हो गया, ठीक है, उन्नाव, बालाजी, दतिया, सोनागिरी, कुंडेश्वर, टीकमगढ़, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यूपी की ही बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बुंदेलखंड का जादू और आकर्षण आज भी कायम है। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बीहड़, महल और किलों की सैर करना एक अद्भुत अनुभव। निश्चित रूप से बुंदेलखंड एक गौरवशाली युग का मूक गवाह है। यहाँ भ्रमण करने पर आप ऐसे शौर्य और वीरता के किस्से सुनेंगे जो लंबे समय तक अपने को याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं? आप ऐसे आंसर लिखेंगे, मतलब एक बढ़िया सा देखने में लगना चाहिए, ठीक है। आपसे सीधा सीधा यहाँ पर पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं सभी लोग? तो ऐसे जो है ना, मतलब आप कह रहे हो कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना बहुत आते हैं एग्जाम में। इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा वही कहना है कि आप सभी से इस प्रकार के प्रश्न जो है वो खूब पढ़ने हैं आप लोगों को। और ये आप सब लिख लीजिए, जितना जितना यहाँ पर आपको ये सब बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको एक साथ लिखते जाना है, ठीक है। बिठूर के बारे में, चित्रकूट, झांसी सब बता दो। कालिंजड़ के बारे में बता दो, कालिंजड़ का किला। कालिंजड़ का आप बता दो कि झांसी से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर बांदा के करीब एक स्थित यहाँ पर एक किला है। और यहाँ पर जो है विंध्य पर्वतमाला की सैर लंबे समय के लिए यहाँ पे की जा सकती है। नीलकंठ विषय जो है ना मंदिर, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। आप महोबा के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित यहाँ पे झीलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। और बुंदेला योद्धाओं के अगर हमें अनूठे नमूना और अनूठी चीजें सुननी है तो वही हम देख सकते हैं। यहाँ पर चंदेल राजाओं ने बहुत सारे झीलें, और यहाँ पर ऐसी इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलेगी जो एक अनूठी है, या आप कह लीजिए बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है भाई, तो कुछ इस प्रकार से आप अपने इस आंसर को लिख सकते हो। बुंदेलखंड का सर्किट, थोड़ा सा बुंदेलखंड के सर्किट को एक्सप्लेन करते हुए चीजों को आप लिखना शुरू करें, तो एक आंसर आपका बहुत अच्छा बन जाता है इस पर भी। क्लियर है भाई सबको ये वाला? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्योंकि 125 वर्ड का था, 125 वर्ड में आपका ये हो गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। सिंचाई के साधन क्या क्या है, कहाँ पर है? तो देखो भाई, आपसे सीधा पूछ रहा है कि परिवर्तन को बता रहा है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अभी क्या है, फिर परिवर्तन। तो देखिए भाई, कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिंचाई है। कुएं, नहरें, टैंक, नलकूप, तालाब या अन्य भूमिगत स्रोतों के माध्यम से फसलों को पानी की आपूर्ति करने को ही सिंचाई कहते हैं। और जो उत्तर प्रदेश है वहां पर जितने भी अधिकांश फसली क्षेत्र जो होता है वो सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। इसके अलावा वहां पर सिंचाई नहरें भी सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं, तो ऊपरी और निचली गंगा नहर के फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, एटा, फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर जिला में 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जो भूमि है वो सिंचाई से होती है। हालांकि राज्य में सिंचाई के स्रोत के रूप में नहर के योगदान में काफी गिरावट देखी गई। हाल ही में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई, याद है थोड़ी देर पहले बताया था, फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, तो ये भी उसी प्रकार की एक सिंचाई है, ठीक है, उसकी योजना बन रही है। यह उप सतह ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर पैदावार बढ़ाने से पानी की बचत करने के लिए कोशिश की गई है। और विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधा और विकसित की जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर कि अभी बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड में सूखा बहुत रहता है,
क्योंकि यहाँ पर सूखा है, उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जाएगी। तो सूखा है तो इम्प्रूव करने के लिए केन और बेटवा नदी के पानी को यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी। जिसमें अधिक पानी है उसमें से दूसरे वाले में जिसमें पानी की कमी है, वहां पर क्या किया जाएगा, पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो यही है केन और बेतवा रिवर को आसान करने के लिए, क्योंकि पानी की कमी जहां पे होगी उसको पूरा करने के लिए सरकार को खूब कोशिशें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही सरकार ने यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करी कि किस प्रकार से हम लोग इसको एक मतलब जहां पे भी सूखा हो रहा है, सूखे को ठीक करने के लिए हम क्या क्या नई नई चीजें यहाँ पर अपना सकते हैं। तो सरकार ने ये कोशिश की, पर इसके ऊपर भी काफी प्रतिबंध लगे, काफी सारी चीजें इस पे इधर उधर बोली गई कि इसमें ऐसा है उसमें वैसा है, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, कोई कहता है किस प्रकार से। तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव चीजें हैं। पर अब यहाँ पर काफी सुधार भी किया गया है। ठीक है, तो एक ये भी आपको मैं कहूंगी कि जो दो नदियां हैं उनको जोड़ने का ये है इंटरलिंकिंग का एक कार्यक्रम, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका सिंचाई के माध्यम था, बाकी सिंचाई के ऊपर मैं आपको काफी सारी चीजें पहले भी बता चुकी हूँ। तो सिंचाई का तो आप वहीं से कंप्लीट कर रहे हो, जो जो आपको लिखवाया हुआ सिंचाई में पूरा, उसको आप पूरे को कंप्लीट करते जाओ। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विपरीत प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन, ये क्या चीज और कोविड-19 के समय इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो सब आपको देखिए। एक तो होता है प्रवास, मतलब कि काम के लिए आप किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं, काम व्यवसाय और अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं अपने पढ़ाई और अपने रोजगार के अवसरों के लिए। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब कोविड के समय क्या हुआ, सबको घर लौटना पड़ा क्योंकि काम वगैरह बंद हो गए बहुत सी जगह पे। कोविड के सबके समय सबको अपने घर वापस लौटना, उसे कहते हैं विपरीत प्रवास। जब प्रवासी मजदूर और श्रमिक आजीविका के अवसरों की अनुपलब्धता जैसे कारणों की वजह से अपने मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं, इसे विपरीत प्रवास कहते हैं। और कोविड-19 के समय ये सब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को हमें मिली है। कोविड-19 के समय सबसे ज्यादा इस चीज को जो है ना, ये देखने को मिला है। ठीक है, इसके ग्रामीण से ग्रामीण हो सकता है, ग्रामीण से शहरी हो सकता है। ठीक है, भारत के समक्ष एक नई चुनौती आई थी इस समय। इसको आप एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया। ये एक फैज अहमद फैज थे, उन्होंने यहाँ पर इनकी एक रचना का ही ये मैंने ये श्लोक बताया है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने न केवल श्रमिक वर्ग को सम्मान दिलाया बल्कि उनके हक के लिए भी आवाज बुलंद। ठीक है, तो लॉकडाउन के समय पलायन हुआ था, जो एक सामान्य दिनों में पलायन हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हुआ। अमूमन हमने रोजगार पाने, बेहतर जीवन की आशा में गांव और कस्बों से महानगर की ओर पलायन होते थे, राइट। परंतु इस समय महानगरों से गांव की ओर पलायन निसंदेह चिंताजनक का विषय उत्पन्न हो रहा था। इसे ही हम रिवर्स माइग्रेशन, विपरीत प्रवास कहते हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में लिखना है आपको इसको, आप लिख सकते हैं सामान्य शब्दों में, रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगर और शहरों से गांव और कस्बों की ओर होने वाला पलायन। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक गांव की ओर प्रवास होते थे। लॉकडाउन के कुछ दिनों के बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों को बहुत बड़ा अपने घर जो है वापस जाना पड़ा। भूख प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छपछपाहट और बेचैनी बहुत लाजमी थी। लंबे इंतजार के बाद भी सरकार की इजाजत से उनके घर वापसी का रास्ता
ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से बताएंगे फिर, क्योंकि भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत विशालता है और इसमें अधिकांश वो लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं, और शहरों में ये जो है मतलब कारोबार, जैसे खुदरा कारोबार हो गया, थोक का कारोबार हो गया, परिवहन का हो गया, भंडारण, निर्माण उद्योग, इस तरीके के काम करते हैं। वहां पर ये फसल की बुआई कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों और महानगरों में काम करने के लिए रहते हैं। भारत में इनका करीब 50 करोड़ का कार्यबल है और जिसमें से 90% जो है ना वो असंगठित क्षेत्र। और इस समय जब लॉकडाउन हुआ तो 12 लाख से अधिक प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस लौट आए, और कोविड-19 महामारी के प्रकोप में यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बड़ी चुनौती आ गई थी सरकार के साथ, क्योंकि इतने लोग वापस आ रहे हैं, बहुत सारी चुनौती हो गई और जनसंख्या का जो दबाव इतना बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वहां पर प्रशासन पर भी बहुत दबाव बढ़ता गया, है ना, बढ़ेगा ही ना इन चीजों की वजह से। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली, आजीविका के अवसर पैदा करना, और दूसरी कोविड-19 को रोकना, क्योंकि कोविड-19 में तो बढ़ता जा रहा है ना, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिली, और इसी समय में सिविल डिफेंस जो है उन्होंने खूब काम किया, गैर सरकारी संगठनों ने खूब काम करके लोगों को संभाला यहाँ पर। तो ये आपको बताना है कि ये इसका अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा और मंदी से जूझना पड़ा, और जो भी यहाँ पर हमारे जो श्रम के थे यहाँ पर उन सबको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और आप बता सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो हम यहाँ पर श्रमिकों को बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फोन का रिचार्ज करना, आने जाने का किराया देना, कैंटीन जैसी सुविधा जोड़कर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन इस समय बहुत प्रॉब्लम हो गई और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगर को दैनिक कार्य की सहायता लेने के लिए श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो मतलब उद्योग में काम कर रहे थे, उद्योग का काम में रुक गया, श्रमिकों की मांग में तेजी से वृद्धि होने लग गई और इसका काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। और बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जो औद्योगिकरण में पिछड़े हुए हैं, वहां पर इसकी वजह से जो है रोजगार का संकट काफी बड़ा होने लग गया, और थोड़ा सा रोजगार के अभाव में जो सामाजिक अपराध होते हैं ना, उनमें वृद्धि हुई। सामाजिक अपराध जैसे कि लूटपाट होना, डकैती होना, भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, और थोड़ा सा जो कानून व्यवस्था है और जो पूरा संभालना है कानून के तहत, उसमें हमें कमी देखने। तो ये आपका आंसर है, जो आप इस पूरे रिवर्स माइग्रेशन से हम विपरीत प्रवास कहते हैं उसमें आप लिख रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक इस पूरे आंसर को आप लोग प्रिपेयर करना। मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, आप सभी लोगों ने सुनी होंगी, और इसका उत्तर आप एक अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा और कंटेंट की कमी नहीं हो रही होगी। ठीक है, लिखने के भी मैं बहुत तरीके बता रही हूँ, पर कंटेंट की कमी आपको नहीं हो रही कि भाई लिखना कैसा है और क्या लिखना है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब उन सभी शब्दों को आपको अपने आंसर में डालने की कोशिश करनी है कि भाई शब्द की लिमिट से भी बाहर ना जाए, और जो पूरा एक आंसर की जो एक तरीका है लिखने का वो भी पूरा चलता रहे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा गैर सरकारी सरकारी संगठनों पर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का हमें परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है, तभी तो हम परीक्षण कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वो ऐसे संस्थान होते हैं जो अपना वित्त पोषण स्वयं करते हैं और जमीनी स्तर पर जो है विकासात्मक कार्य को बेहतर रूप से करने के लिए कामयाब होते हैं। और जो है ये काफी सारे जो एक वो कहते हैं ना कि एक सामाजिक कार्य
वो जो है ना उसको भी काम करने में काफी सक्षम। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई जो ये एनजीओ होते हैं वो काफी सारे हैं। तो यूपी में भी काफी है। मैं एक एग्जांपल दूं तो केयर इंडिया, नीड इंडिया, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे 200 मिलियन से अधिक लोगों के साथ यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला उपखंड है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो वहां पर कई गैर लाभकारी, कई गैर सरकारी संगठन चल रहे हैं जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानव अधिकार कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो एनजीओ का आपने डेफिनेशन देनी है। एनजीओ के कई प्रकार होते हैं, प्रकारों को आपको नहीं समझना। हाँ, इनकी भूमिका का परीक्षण करना है तो भूमिका आप बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने भारत नव निर्माण विकास समिति बनाई है आगरा के अंदर, गरीबों के लिए मुफ्त उपचार के लिए, मानव कल्याण और विकास सोसाइटी आगरा में, आदर्श ग्रामीण विद्या ज्ञान हथरस में, ठीक है। तो ये सब ये काम करते हैं। जैसे मैं आप कुछ और एग्जाम्पल आपको दे दूं उत्तर प्रदेश के, वो है फूड फॉर लाइफ। ये 1991 से वृंदावन के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो 1500 से अधिक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वृंदावन में स्कूल भी चलाता है। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर है दृष्टि फाउंडेशन। दृष्टि फाउंडेशन 2003 से चल रहा है, जो कि गांव में अपना काम करने के लिए गैर सरकारी संगठन के रूप में चल रहा है। ऐसे ही और है जन विकास समिति। जन विकास समिति, ये जन विकास समिति जो है सामाजिक विकास में वर्षों से काम कर रही है और इनका भी यही है कि भाई वाराणसी में ही सबसे ज्यादा इनका जो है मेन एक्टिवली काम है। ऐसे ही ज्योति बाल विकास संस्था, ये बच्चों के लिए काम कर रही है। कुटुंब समायोजन पुनर्वास संस्था, जो कि परिवारों को, जो कि सड़क पे रहने वाले परिवार है, बच्चे हैं, महिला हैं, उनके लिए काम करी। कुटुंब को यहाँ पर कैसे बढ़ावा दें उसके लिए है। ऐसे ही एक खेल नाम से है, वो कर रही है। विद्या और बालक के नाम से है। तो इस प्रकार से आप ये सारे एग्जाम्पल जो 4-5 यहाँ लिखे हुए उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं, केयर इंडिया, अभिनव इंडिया, नीड इंडिया, वत्सल्य, ये भी कुछ आप नाम लेके बता सकते हैं कि एनजीओ जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका क्या फायदा होता है। लेकिन आपको बताने हैं कि इनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे अगर इनके साथ आता है तो भाई देखो, कई बार क्या होता है, ये करों का भुगतान करने में चोरी करते हैं, फर्जी लेन देन को यहाँ पर बनाते हैं। सुरक्षा संबंधी भी काफी सारे इनके जो है नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विदेश से प्रायोजन करना। जैसे इन्होंने क्या किया, विदेश से प्रायोजन के काम करते हैं तो सरकार के विरुद्ध जाकर के बहुत सी गतिविधियां करते हैं। जैसे कि ग्रीन पीस के पूर्व मुकदमे में कुड़नकुलम जो है ना, तमिलनाडु का भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे हुआ। खुफिया ब्यूरो में जाना, कट्टरपंथियों के लिए वित्तीय सहायता, इन सब चीजों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। जैसे कि मर्सी कॉप्स को कथित तौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में कट्टरपंथियों को प्रायोजित करने में फंसाया गया। उसके अलावा धार्मिक रूपांतरण करना, थोड़ा सा ये भी बढ़ गया है, धार्मिक रूपांतरण की चीजें थोड़ा ऐसा भी देखने को आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी चलते 6 एनजीओ का लाइसेंस निलंबित कर दिया, क्योंकि वो इन चीजों में थे कि भाई अपने लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए विदेशों से दान का उपयोग करने का आरोप था उन पर। फिर थोड़ा वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थ के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक वित्त पोषण, कॉरपोरेट वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर उनकी निर्भरता ज्यादा है। शासन के साथ भी यहाँ पर थोड़े मुद्दे हैं। 2% एनजीओ ही सिर्फ पंजीकृत है, जिनमें से 90% से अधिक खुलेपन और जवाबदेही की कमी को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। आंतरिक मुद्दे भी बहुत है कि भाई वहां पर थोड़ा सा कुशल जो श्रम होता है उसकी भी कमी देखने को मिली है। समन्वय और सहयोग के मुद्दे काफी हैं। क्षेत्रीय असमानता ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में काफी कम है, ठीक है। और कई जगह पर जो है उनकी पूरी एक उपस्थिति ज्यादा है, कई जगह पे कम है। तो इस प्रकार से हमें काफी जो है वो मुद्दे
इस पे साथ में देखने को मिलता है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, देख रहे हो आप। ठीक है, जितना भी मैंने आपको इसमें लिखवाया है ना, सारा आपको पढ़ना है। एनजीओ से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, कि भाई क्या क्या इन्होंने काम कर, जितने एग्जाम्पल दिए ना, वो उतने लिखो। जितने एग्जाम्पल दोगे उतना आंसर अच्छा होगा। एग्जाम्पल देने बेहद जरूरी है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल उतने ज्यादा मार्क्स, आप ये मान के चलो। आपके एग्जाम्पल और मार्क्स का बिल्कुल डायरेक्ट लेन देन है, क्योंकि एग्जाम्पल्स और आंसर का लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल लिखोगे ना तो 100% मार्क्स ज्यादा लेके जाओ।